नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, आज हम लोग समुद्र विज्ञान के अंतर्गत महासागरीय जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक बीच में आने का कारण यह है कि मिशन लूसेंट के टारगेट ऑफ द डे में एक टॉपिक लूसेंट के अंतर्गत महासागरीय जलधारा आया, जिसे बच्चे लूसेंट के माध्यम से पढ़कर संतुष्ट नहीं हुए, तो बच्चों के डिमांड पे ये टॉपिक को बीच में लाया जा रहा है। आइए दोस्तों, आज हम लोग जलधारा के बारे में पढ़ेंगे। आप हेडिंग दे देंगे महासागरीय जलधारा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये महासागरीय जलधारा क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कहाँ पे किस नाम से जाने जाते हैं। आइए इसके बारे में हम काफी विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों से फिर से कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सबसे पहले हेडिंग दे दें यहाँ पे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबसे पहले हेडिंग दे दें यहाँ पे जलधारा क्या है। ठीक है, आप लिखे जलधारा क्या है, डैश देके लिखे जलधारा महासागरीय जल का वह विशाल राशि है। जलधारा महासागरीय जल का वह विशाल राशि है जो हजारों किलोमीटर तक एक निश्चित दिशा में प्रवाहित तो होते रहती है। जो हजारों किलोमीटर तक एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होते रहती है। ठीक है, जलधारा अगला पॉइंट में लिखें, जलधारा सागरीय जल का क्षैतिज प्रवाह है। जलधारा सागरीय जल का क्षैतिज प्रवाह है। ठीक है, तो क्षैतिज रूप से जब जल की एक विशाल राशि हजारों किलोमीटर तक एक निश्चित दिशा में चले तो वो क्या कहलाता है, जलधारा कहलाता है, महासागरीय जलधारा कहलाता है। समझ गए। फिर हमने कहा कि सागरीय जलधारा या जलधारा सागरीय जल का एक क्षैतिज प्रवाह है। ठीक है, अगर सागरीय जल का लंबवत प्रवाह हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे ज्वार भाटा कहते हैं। जब सागरीय जल का लंबवत प्रवाह हो तो उसे ज्वार कहते हैं और उसके गिरने की जो घटना हो उसे भाटा कहते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में काफी विस्तार से पढ़ेंगे। आप लिखे यहाँ पे कि महासागरों में जलधारा न तो बीच समुद्र में चलते हैं, ना ही तटों पे चलते हैं। ना तो बीच समुद्र में चलते हैं, ना ही तटों पे चलते हैं, बल्कि इन दोनों के बीच में चलते हैं। मान लीजिए कि ये तट है, ये बीच समुद्र है, तो जलधारा जो है ना तो तट के पास चलेगा ना समुद्र के बीच में चलेगा, बल्कि इनके बीच में चलेगा। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जलधारा ना तो बीच समुद्र में चलते हैं ना ही तटों पे चलते हैं, बल्कि इन दोनों के बीच में चलते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न उठता है कि जलधारा की उत्पत्ति कैसे हुई, महासागरों में जलधाराएं कैसे चलने लगे। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे कारण हैं। पृथ्वी से संबंधित जो कारक है, आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अब लिखिए, जलधारा के उत्पत्ति के निम्नलिखित कारक है। पहला में लिखिए पृथ्वी से संबंधित कारक। ठीक है, अब पहले हम लोग पृथ्वी से संबंधित कारक के बारे में बात करेंगे कि पृथ्वी से संबंधित वे कौन कौन से कारक है जो जलधारा की उत्पत्ति में सहायक है। तो पहले नंबर पे आप लिखेंगे पृथ्वी की बनावट। पृथ्वी की बनावट के कारण भी जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। मान लीजिए कि पृथ्वी का जो एक तल है वो ढाल नुमा है, तो ढाल के अनुरूप जल का प्रवाह होगा। तो जब समुद्री जल का ढाल के अनुरूप प्रवाह हो रहा है तो समझ लीजिए कि समुद्री जलधारा की उत्पत्ति में पृथ्वी का बनावट भी एक महत्वपूर्ण कारक है। समझ पा रहे हैं आप। दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कैसे कारक है जलधारा की उपस्थिति में, जलधारा की उत्पत्ति में, उसको ऐसे समझिए। मान लीजिए ढाल है, तो ढाल के अनुरूप जल प्रवाहित हो, ये किस पे डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण पे। अगर गुरुत्वाकर्षण ना लगे तो जलधारा बहेगा, नहीं बहेगा। ढाल के अनुरूप जलधारा बहेगा, नहीं बहेगा। ठीक है ना, तो समझ पा रहे हैं। पहला पृथ्वी का बनावट भी उसको प्रभावित करता है, जलधारा की उत्पत्ति को, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। तीसरा लिखे आप, जलधारा की उत्पत्ति में पृथ्वी से संबंधित कारक में तीसरा है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन गति भी जलधारा की उत्पत्ति में सहायक है। अगर पृथ्वी घूम रहा है
तो अपने घूर्णन गति के साथ ही अपने दिशा में जल के प्रवाह को ढकेलेगा। ठीक है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी जलधारा की उत्पत्ति होती है। अब पृथ्वी से संबंधित जो चौथा कारक है वह है पृथ्वी का केंद्र प्रसारित बल। पृथ्वी, अगर मान ले कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है तो घूर्णन के साथ तो पश्चिम दिशा से पूरब दिशा में जल को ढकेलेगी ही। इसके अलावा भी उसके केंद्र प्रसारित बल के कारण जल की कुछ राशि या जल के बहाव को वह पूरब से पश्चिम भी ढकेलेगी। तो ये सारे जो कारक हैं वो पृथ्वी से संबंधित कारक हैं जो जलधारा की उत्पत्ति में सहायक है। पहला हमने देखा पृथ्वी की बनावट, दूसरा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, तीसरा पृथ्वी का घूर्णन और चौथा पृथ्वी के केंद्र प्रसारित बल। अब हम लोग वायुमंडल से संबंधित कारक को देखेंगे। वायुमंडल से संबंधित कारक कैसे जलधारा की उत्पत्ति में सहायक है। आप इन सारे बात को काफी ध्यान से अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वायुमंडल से संबंधित जो कारक है वो पहला है तापमान। अब तापमान कैसे जलधारा की उत्पत्ति में सहायक है इसको समझिए। तापमान, जिस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है उस क्षेत्र में जल का जो है फैलाव है बढ़ता है। तापमान के कारण क्या होता है, जल का फैलाव बढ़ता है। तो जल फैलने के कारण अपने स्थान से आगे बढ़ती है और अपने स्थान से आगे बढ़ने के कारण क्या होता है कि उनमें बहने की प्रवृत्ति आती है और इसी से जलधारा की उत्पत्ति होती है। तो वायुमंडल से संबंधित एक कारक देखा। दूसरा कारक है वायुदाब। वायुदाब भी जलधारा की उत्पत्ति में सहायक है। अब कैसे, मान लीजिए कि किसी सतह पर वायुदाब कम हो तो क्या होगा कि वायुदाब कम होने से जलधारा या जल का बहाव तेज हो सकता है। वायुदाब अधिक होने से जल का बहाव कम हो सकता है। तो वायुदाब निम्न अक्षांशों पे अधिक होता है, कम होता है और उच्च अक्षांशों पे अधिक होता है। तो वायुदाब भी जलधारा की उत्पत्ति में सहायक है। अब अगला है वर्षा। वर्षा भी जलधारा की उत्पत्ति में सहायक हो सकता है। जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा हो रही है वहां जलधारा का बहाव तेज हो सकता है। चौथा जो है जलधारा की उत्पत्ति से संबंधित कारक है वो है पवन। पवन वायुमंडलीय कारक में पवन कैसे जलधारा की उत्पत्ति में सहायक है। हम लोग पढ़ेंगे कि विषुवत रेखा पर पछुआ पवन बहते हैं दोनों गोलार्धों से विषुवत रेखा की ओर, और ये जो पवन है वो जलधारा को, विषुवतीय जलधाराओं को पूर्व से पश्चिम दिशा में बढ़ने में सहायक होते हैं। तो वायुमंडल से संबंधित चार कारक भी जो है जलधारा की उत्पत्ति में सहायक है। कौन कौन है, तो तापमान, वायुदाब, वर्षा और आपके पवन। अब हम लोग समुद्र से संबंधित कारकों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले है लवणता। लवणता कैसे जलधारा की उत्पत्ति में सहायक है, इस बात को भी आप काफी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अगर किसी क्षेत्र में लवणता कम है और किसी क्षेत्र में लवणता अधिक है, जिस क्षेत्र में लवणता अधिक है उस क्षेत्र के या उस जलीय भाग का जो है घनत्व है वो अधिक होगा। हम लोग पढ़ेंगे कि अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर जल का प्रवाह होता है। तो अगर लवणता अधिक है तो अधिक लवणता से कम लवणता वाले में जल का प्रवाह होगा और इससे भी सागरीय जल में गतिशीलता आएगी और जलधारा की उत्पत्ति में यह सहायक होगा। ठीक है, आगे है, अगला है धरातलीय बनावट। समुद्रों से संबंधित कारक में है पहला लवणता, दूसरा धरातलीय बनावट। यह एक प्रकार से पृथ्वी की बनावट ही है, तो इसको तो हम लोग समझ चुके हैं। अब तीसरा जो है वह है ढाल। ढाल भी एक तरह से पृथ्वी का बनावट का ही भाग है। समुद्रों में ढाल होता है तो ढाल के अनुरूप जलधारा की उत्पत्ति होती है, जल का प्रवाह होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जलधारा क्या है और जलधारा की उत्पत्ति कैसे होती है। अब हम लोग अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अटलांटिक महासागर की जलधारा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये देखिए, ये है अटलांटिक महासागर और अटलांटिक महासागर के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका है और पूरब में यूरोप तथा अफ्रीका है। हम लोग पढ़ चुके हैं।